कहाँ गया? हेलो एवरीवन, कैन यू गाइस हियर मी? Yes, sir. ओके, सो हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे ना लास्ट क्लास में। हम्म। Yes, sir. एक सेकंड, स्पॉटलाइट वीडियो आया है, हो गया। फ्रिक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे जो मैंने आपके स्क्रीन पे सामने रख रखा है ना। एंगल ऑफ रिपोज वगैरह सब पढ़ चुके थे हम लोग। पुलिंग इजियर देन पुशिंग क्यों होता है ये भी देख चुके थे, हाँ या ना? Yes, हम्म। sir. ये Sir, सारे two क्वेश्चन हम block लोग problem. सॉल्व कर चुके हैं। हमें इस क्वेश्चन का थोड़ा और एनालिसिस करना था और टू ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ना था, राइट? तो पहले Yes, sir. हम लोग वाई फ्रिक्शन भी देख चुके हैं, टू ब्लॉक प्रॉब्लम नहीं पढ़ा हमने, है ना। तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम पहले देखेंगे, फिर बाद Yes, में sir. उस क्वेश्चन की एक बार और एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। हालांकि उस क्वेश्चन की एनालिसिस काफी आसान बची है क्योंकि मैं उसके जैसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको। आपको पता भी नहीं चला बट मैं करवा चुका हूँ। सो टू ब्लॉक प्रॉब्लम देखो भैया, ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, इसमें कोई अलग से थ्योरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये थोड़ी सी स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है जिसको एक बार जब तक टीचर आपको बताएगा नहीं तब तक शायद सोचना थोड़ा मुश्किल हो आपके लिए, इसलिए इसको अलग से पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें कुछ नया हम लोग फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे, फ्रिक्शन के बारे में जो जानना था जान चुके, ठीक है। अब सिर्फ उसके एप्लीकेशन है, तो उसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है टू ब्लॉक प्रॉब्लम, और अच्छा बनेगा थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम। टू ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या, एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, थ्री ब्लॉक में एक के ऊपर एक तीन ब्लॉक रखे होंगे, ठीक है। तो अभी हम टू ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे टू ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व होता है वैसे ही थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, लेकिन हाँ, केसेस थोड़े से ज्यादा बनेंगे, ठीक है। वो थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम मैं नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार बहुत सालों से एग्जाम्स में आ नहीं रहा, और दूसरी बात, मेरे पढ़ाने से कोई सीख नहीं जाओगे। जिससे वो क्वेश्चन बनना होगा वो टू ब्लॉक प्रॉब्लम वाली टेक्निक से ही बनेगा, तो वो अपने आप बना लेगा। और जिससे नहीं बनना होगा वो मेरे पढ़ाने से नहीं सीखोगे, खुद से प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हो, अदरवाइज नहीं सीख सकते। मैं बताऊंगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा क्लास का, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, ये 10 kg का ब्लॉक 20 kg ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। आपको कहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इन द गिवन सिचुएशन इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज 0.6, दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, एंड फ्लोर इज स्मूथ, फ्लोर आपको स्मूथ दे रखा है, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 गिवन है। म्यू कितना दे रखा है आपको? म्यू गिवन है 0.6, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो, अगर मैं 10 kg ब्लॉक पर, एक सेकंड, अगर मैं 10 kg के ब्लॉक पर फ्रिक्शन सॉरी फोर्स अप्लाई करता हूं 100 न्यूटन, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चीजें क्या क्या हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि दोनों ब्लॉक साथ में आगे बढ़े, एक ये हो सकता है कि 10 kg का ब्लॉक ज्यादा एक्सेलरेशन से जाए, 20 kg का ब्लॉक कम एक्सेलरेशन से जाए। मतलब ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक्स के बीच में हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन हो या हो सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन हो, ये दो ही केसेस बनते हैं, और कोई केस नहीं बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 20 kg ब्लॉक 10 kg ब्लॉक आगे चला गया, 20 kg ब्लॉक पीछे चला गया। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि हम इसको समझने के लिए पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखेंगे। 20 kg ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में mg और नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन। सिमिलरली 10 kg ब्लॉक पे भी अपार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन सिर्फ 100 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये 100 न्यूटन का फोर्स 10 kg ब्लॉक को क्या बोलेगा कि तुम मेरे साथ आगे चलो। तो 10 kg का ब्लॉक लेट से आगे जाना शुरू करता है, ठीक है। लेट से 10 kg का ब्लॉक आगे जाना शुरू करता है या आगे जाने की कोशिश करता है। अगर ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो 20 kg का ब्लॉक तो अभी अपने मन से आगे जा नहीं रहा, तो 20 kg ब्लॉक बोलेगा 10 kg ब्लॉक को कहाँ जा रहे हो। और
उसके रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए 10 kg ब्लॉक पे 20 kg ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ अप्लाई कर देगा, है ना। तो बदले में 10 kg बोलेगा अच्छा तू मेरे पे पीछे फ्रिक्शन लगाएगा, मैं तेरे पे आगे फ्रिक्शन लगाऊंगा, क्यों? न्यूटन अंकल ने मुझे लाइसेंस दिया है न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस फ्रिक्शन की वजह से इस 10 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होने वाला था, या तो एक्सेलरेशन नहीं हो, रुक जाए, या फिर जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाए। और इस फ्रिक्शन की वजह से 20 kg ब्लॉक आगे एक्सेलरेट करने लगेगा। अगर नीचे वाला सरफेस रफ होता तो वो नीचे एक और फ्रिक्शन लग के 20 kg ब्लॉक को चाहे तो रोक भी सकता था, पर इस केस में क्योंकि नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, नीचे वाले सरफेस इस 20 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इसलिए ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, दोनों ब्लॉक थोड़ा थोड़ा मूव ही करेंगे, ठीक है। अब बात सिर्फ इतनी रह गई है कि दोनों साथ में मूव करेंगे या अलग अलग मूव करेंगे। तो पहला केस टू ब्लॉक प्रॉब्लम में मैं हमेशा कंसीडर करूंगा कि दोनों साथ में मूव करते हैं, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस कंसीडर करूंगा। तो मैंने कंसीडर किया केस 1 स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन ये केसेस कंसीडर करने से पहले मेरे को एक और काम कर लेना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था, कि मैं हर जगह नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लूंगा। यहां पर जो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, आप क्लियरली कह सकते हो नॉर्मल फोर्स 10 kg के 10 g को बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन होगा। 20 kg ब्लॉक पे यही नॉर्मल फोर्स नीचे लगेगा 100 न्यूटन का, और एक और नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा 300 न्यूटन का, ठीक है। लेकिन कोई फ्रिक्शन नहीं है इस 20 kg ब्लॉक पे नीचे वाले फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स की वजह से। ये जो फ्रिक्शन है यहाँ पर, इस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू म्यू आपका 0.6 है, नॉर्मल 100 न्यूटन है, तो 60 न्यूटन की लिमिटिंग वैल्यू होगी। फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू, दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। फ्रिक्शन जो है 60 न्यूटन से कम है, इतना मुझे पता है। ये मैं हमेशा लिमिटिंग वैल्यूज पहले निकाल लूंगा, इससे मुझे आगे जाके काफी फायदा होता है, कैलकुलेशन वगैरह मुझे काफी कम करनी पड़ती है अगर मैं पहले से ये निकाल के बैठ जाऊं तो, ठीक है। ये मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि हमेशा पहले लिमिटिंग फ्रिक्शंस जहां तक हो सके, जहां जहां पता है कि अगर नॉर्मल फोर्स पता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आप निकाल के बैठ जाइए। अब क्या करेंगे, अब बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस देखते हैं। तो हमने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है दोनों के दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे, और अगर दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे तो मैं क्यों ना दोनों को एक सिस्टम मान लूं जिसका मास है 30 kg, इस पे आगे की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन मैंने ए मान लिया है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगा कि 100 इज इक्वल टू 30 a, this implies acceleration a is equal to 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये आंसर अभी आया नहीं है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये चेक नहीं किया कि फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, हो गया या कम हो गया। तो चेक करने के लिए हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सो इन ऑर्डर टू चेक द केस 1 we will find we will consider this 20 kg block। तो 20 kg का जो ब्लॉक है उसके ऊपर क्या हो रहा है, 20 kg के ब्लॉक पे देखिए वर्टिकल डायरेक्शन जो हो रहा है सो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन F। सो हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन F जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो a है आगे की तरफ। दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन F इज इक्वल टू मास है 20 इंटू एक्सेलरेशन है 10/3, that is equal to 66.7 Newton। This is greater than F limiting, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस गलत है, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 60 न्यूटन है, और अगर दोनों को साथ में चलना है तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, सॉरी तो फ्रिक्शन कितना आ रहा है 66.7 न्यूटन। सो केस 1 जो है ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक्सीड करने के बाद ही दोनों ब्लॉक साथ में चल पा रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को?
हम्म, सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं है? इतना बढ़िया पढ़ाया मैंने। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। कॉपी कर लिया है? सर 20 kg वाला ब्लॉक आगे कैसे बढ़ेगा? क्या? 20 kg वाला ब्लॉक आगे कैसे बढ़ेगा? पूरी रामायण खत्म होने के बाद राम कौन ने पूछ रहे हो आप? भैया देखो, 20 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन आगे ही ना होगा, हाँ सर। है ना? यहाँ पे भी वही डायग्राम बनाया, फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो एक्सेलेरेशन आगे ही होगा। देखो, जब जो डाउट आए ना तब उसको पूछो, ये नहीं कि आधे घंटे बाद और डाउट पूछोगा मुझसे। ठीक है? आप तब से वही सोच रहे होगे, आगे वाला कोई कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको। क्या है देखिए, आपने यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स आगे लगाया, तो ये 10 kg का ब्लॉक आगे मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन 20 kg का ब्लॉक अगर फ्रिक्शन नहीं है तो रेस्ट पे रहेगा। सो 20 kg के ब्लॉक के रिस्पेक्ट में 10 kg का ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन तो है। तो 20 kg का ब्लॉक बोलेगा कहाँ जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 20 kg का ब्लॉक 10 kg के ब्लॉक पे पीछे लगाएगा। तो बदले में 10 kg का ब्लॉक 20 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगा देगा, और 20 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ होगा। हाँ या ना? हाँ सर। ओके। सो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला, और एक्सेलरेशन निकालने का जब हमने फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करी तो हमने देखा कि फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड कर गया, इसलिए ये वाला केस गलत हो गया। अब हमें काइनेटिक फ्रिक्शन वाला केस कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है? तो अब हम सेकंड केस कंसीडर करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन का। काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में कैसे देखेंगे हम लोग? हम बोलेंगे ये जो 10 kg का ब्लॉक था, इस पे आगे की तरफ 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, इस पे 60 न्यूटन का फोर्स पीछे लगेगा। नीचे वाले ब्लॉक पे जो 20 kg का है, इस पे 60 न्यूटन का ही फोर्स आगे लगेगा, है ना? इसका एक्सेलरेशन ए होगा, इसका एक्सेलरेशन बी होगा। अब देखिए जरा, पिछली बार हमारे पास सिर्फ एक अननोन एक्सेलरेशन था, यहाँ पे दो अननोन एक्सेलरेशन होगा, तो वेरिएबल बढ़ गए कि घट गए? अननोन क्वांटिटीज बढ़ी क्या घटी? बढ़ गई। बढ़ गई? नहीं, अनचेंज्ड है, क्योंकि पिछले केस में फ्रिक्शन अननोन था, इस केस में फ्रिक्शन नोन है ना? हाँ या ना? यस सर। यहाँ एक अननोन बढ़ा एक्सेलरेशन में, तो एक फ्रिक्शन में अननोन घट गया, उसकी वैल्यू पता है। ठीक है? तो इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सर काइनेटिक फ्रिक्शन का केस कंसीडर करेंगे तो आपका वेरिएबल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? अब लिखेंगे कि मतलब ये हुआ कि 20 यहाँ पर इस 10 kg का जो इक्वेशन लिखाएगा वो हो जाएगा 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 10a, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 20 kg की इक्वेशन लिखाएगी 60 इज इक्वल टू 20b, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि ये वाला केस सही है कि गलत है। तो हमारे रिजल्ट क्या आया है? ऊपर वाले का एक्सेलरेशन नीचे वाले का एक्सेलरेशन से ज्यादा है, मतलब ऊपर वाले फ्रिक्शन पीछे लगेगा, पीछे वाले फ्रिक्शन आगे लगेगा, एकदम सही हमारा केस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई बात? तो इसलिए ये वाला केस करेक्ट है। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे वाले 20 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया टू ब्लॉक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? सर केस टू चेक कैसे किए? चेक कैसे किया देखिए, केस टू में आपको सिर्फ फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेक करना है कि आपने फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो सही है कि गलत है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने फ्रिक्शन इस पे पीछे माना, इस पे आगे माना, और आंसर में आपका 20 kg का एक्सेलरेशन ज्यादा आ गया, 10 kg का एक्सेलरेशन कम आ गया। मान लीजिए ऐसा होता कि 10 kg का एक्सेलरेशन होता 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 20 kg का एक्सेलरेशन होता 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप बताइए फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होता? हम्म
ये ज्यादा एक्सेलरेशन से आ रहा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में बी भाग जाएगा, तो ए बोलेगा बी को कहाँ जा रहा है, बी पे फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, ए पे फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, राइट? यही होगा ना, अगर नीचे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा आ गया ऊपर वाले से, तो है ना? यस सर। तो ऐसा नहीं हुआ, मतलब हमने जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अज्यूम किया था वो सही अज्यूम किया था, इसलिए हमारा आंसर सही है। समझ में आई बात? वी जस्ट हैव टू चेक। इस क्वेश्चन में केस बनाना जरूरी है, डायरेक्ट काइनेटिक वाला लेके सॉल्व करते तो बेटा कैसे नहीं पता होता। चलेगा आपको कौन सा केस सही है? पहले से थोड़ा ना पता रहेगा। चेक बी इज ग्रेटर देन ए, एकदम सही आया, इसलिए आपका आंसर करेक्ट है। समझ में आई बात? बेसिकली आपको काइनेटिक फ्रिक्शन वाला केस जब भी आप कंसीडर करोगे, आपको क्या चेक करना है कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में अज्यूम किया था उसी डायरेक्शन में आए, और फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में अज्यूम किया था उसी डायरेक्शन में आए, और रिलेटिव एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में अज्यूम किया था उसी डायरेक्शन में आए। बेसिकली, सॉरी मैं गलत बोल गया, ज्यादा बोल गया, इतना चेक नहीं करना है, सिर्फ इतना चेक करना है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में अज्यूम किया था उसी डायरेक्शन में आए। हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या अज्यूम किया था? ऊपर वाले का ज्यादा एक्सेलरेशन अज्यूम किया था, नीचे वाले का अज्यूम किया था, उसी हिसाब से फ्रिक्शन लिखा था ना, है ना? चलो, मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, एक काम करते हैं, एक सिंपल वाला एग्जांपल जहां पे आप पहली बार इस चीज को फेस किए थे उसको कंसीडर करते हैं। हम लोगों ने इस पे फोर्स लगाया था 40 न्यूटन, 10 केजी का ब्लॉक था, और म्यू था 0.6, ठीक है? तो हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन आया था वो हम लोगों ने बोला ये आगे जाएगा एक्सेलरेशन ए से, जिसमें फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ एफ, मतलब हमने इसका एक्सेलरेशन आगे मान के फ्रिक्शन को उसके हिसाब से कंसीडर किया, हाँ या ना? यस सर। हमने इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे माना और उसी हिसाब से फ्रिक्शन कंसीडर किया ना? यस सर। तो अगर मेरा ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन गलत आ जाए तो मेरा फ्रिक्शन अज्यूम किया वो गलत हो जाएगा, और उस केस में मेरा केस गलत आ जाएगा, है ना? हमने यस इसको सर। सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन आ गया था -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? यही हुआ था ना? अबे कर लो अब खुद से भी, अभी फटाक से ओरल कर लोगे यार। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 60, आगे सर 40 पीछे 60, 60। तो एक्सेलरेशन जो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, जो कि गलत हो यस जाएगा। सर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अगर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ये पीछे जाएगा, इसका मतलब आपने जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अज्यूम किया वो गलत अज्यूम कर लिया, हाँ या ना? हाँ सर। इसलिए आपने बेसिकली जो केस अज्यूम किया कि आगे एक्सेलरेशन ये होगा, यही गलत है, राइट? वैसे ही यहां पर क्या हुआ, आपने ऊपर वाले, क्योंकि ये केस सही आ गया ना इसलिए आपको कंफ्यूजन रह गया, अगर गलत आ जाता ना तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाता। आपने यहां पर एज्यूम किया कि इसका, जब इस पे मैंने फोर्स एफ लगाया है तो आपने एज्यूम किया इस पे फ्रिक्शन पी एफ पी, स्मॉल एफ पीछे लगेगा, इसमें फ्रिक्शन स्मॉल एफ आगे लगेगा, राइट? आपने ऐसा क्यों एज्यूम किया? क्योंकि आपने माना कि इसका एक्सेलरेशन ए जो है वो इसका एक्सेलरेशन बी से बड़ा होगा, अदरवाइज ऐसा हो सकता है क्या? हम्म, ठीक है। ऑन सॉल्विंग, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तब तो ओके है, बट अगर ए लेस देन बी आ जाए तो मतलब क्या है, आपने जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन एज्यूम कर रखा है वो गलत एज्यूम कर रखा है, हाँ या ना? इसलिए आपकी इक्वेशंस गलत है, इसलिए आपका जो आंसर वो भी गलत है, तो केस इज रॉन्ग। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। एक को समझ में आया, बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आया। देखो बेटा, अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन कंसीडर कर लिए, पहले हमने टॉपिक क्या डाला, काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? मतलब केस कौन सा बनाया, काइनेटिक फ्रिक्शन का। जैसे ही आपने काइनेटिक फ्रिक्शन कंसीडर कर लिया, आपका सीधा सा अजम्पशन है कि आप एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन मानोगे, हाँ या ना? मानोगे कि नहीं मानोगे?
अगर आपने Yes, sir. माना है कि इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, मतलब आपने ये भी एज्यूम किया कि ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ होगा, मतलब आपने एज्यूम कर रखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ या ना? ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चला पर आपने एज्यूम कर रखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, जैसे आपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली एज्यूम कर रखा था कि ए इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि आपने इस पे फ्रिक्शन पीछे माना, मतलब फ्लोर के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन आगे माना, राइट? यस सर। तो आपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली एज्यूम कर रखा है, ये आपने मेंशन नहीं किया पर आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चल रहा है। दिक्कत यही होती है, आपको पता सब होता है, आप उसे समझते नहीं हो, आपके दिमाग को पहले से मालूम है, आप ऑलरेडी सब कुछ सही सोच रहे होते हो, पर आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि आपका दिमाग जिस रिजल्ट पे पहुंचा है वो कैसे पहुंचा है, इसलिए उसके आगे वाले रिजल्ट पे पहुंचने में दिक्कत होती है। तो आपने एज्यूम कर रखा है ऑलरेडी कि ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर ये एजम्पशन मान के आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और ए लेस देन बी आ गया, तो मतलब आपने जो केस कंसीडर कर रखा गलत कंसीडर कर रखा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। बोल दो यार, दो बच्चे जवाब दे रहे हैं। No, sir. अगर नहीं समझ में आया तो बताओ क्या समझ में नहीं आया, ये तो मत बोलो कि सारा बड़बड़ा रहे हो बस। फिर सर लाइव क्लास, समझ गए। चलो ठीक है, समझ गए सर। अगला केस देखेंगे फिर। क्वेश्चन पढ़ लिया? मैं बता देता हूं एक बार। 10 kg ब्लॉक, 20 kg ब्लॉक, दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4, 20 kg ब्लॉक और फ्लोर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इन दिस सिचुएशन। ठीक है, देखो फोर्स ऊपर वाले पे लगता तब भी, मतलब फोर्स जो है 200 न्यूटन का नीचे वाले ब्लॉक पे लगेगा तो अलग तरीके से सॉल्व होगा, कुछ तरीका तो सेम रहेगा बट थोड़े बहुत स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। 10 kg के ब्लॉक पे लगेगा तब थोड़े बहुत स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मतलब प्रोसेस ओवरऑल जो है वो सेम ही है। पहले आपको ये समझना है कि फ्रिक्शन कहां पर कैसे लगेगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये समझना है कि फ्रिक्शन कहां पर कैसे लगेगा। उससे पहले क्या करना होगा, आपको हर जगह का नॉर्मल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल देना होगा, अगर निकाल सकते हो तो। नहीं निकाल सकते तो बात अलग है, लेकिन अगर निकाल सकते हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा पहले निकाल लो। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखो, मैं ज़्यादा डायग्राम बनाऊंगा बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं सीधे यहाँ पे नॉर्मल मान दे रहा हूँ। दोनों ब्लॉक्स के बीच में N1 इज इक्वल टू कितना आएगा, इस 10 kg का वेट दैट इज 100 न्यूटन, और यहाँ पर N2 कितना आएगा 300 न्यूटन। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नो सर। तो नो 10 सर। kg ब्लॉक और 20 kg ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, मान लेते हैं उसको F1 कहता हूँ, F1 विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू N1। म्यू कितना है 0.4, तो 40 न्यूटन का यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 kg और 20 kg के बीच में, हाँ या ना? यस सर। और 20 kg और फ्लोर के बीच में कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन है, F2 इज लेस देन इक्वल टू 0.2 इंटू 300 दैट इज 60 न्यूटन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं इस 20 kg ब्लॉक पे 200 न्यूटन का फोर्स आगे लगा रहा हूं, तो मुझे बताओ ये ब्लॉक अगर स्लाइड होता है तो इस पर ग्राउंड किधर फ्रिक्शन लगाएगा, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। अच्छा एक चीज और बताओ, पहले ग्राउंड फ्रिक्शन लगाएगा या पहले 10 kg का ब्लॉक फ्रिक्शन लगाएगा? पहले ग्राउंड। ग्राउंड, क्यों? सर दोनों साथ में लगाएगा। बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। मान लो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, सिर्फ 1 न्यूटन का, तो कौन फ्रिक्शन लगाएगा, ग्राउंड या फ्लोर? सर ग्राउंड फ्लोर। फ्लोर लगाएगा। सॉरी, फ्लोर या ब्लॉक? फ्लोर लगाएगा कि ब्लॉक लगाएगा, पहले कौन फ्रिक्शन लगाएगा? सर ब्लॉक फ्लोर लगाएगा। ब्लॉक लगाएगा। अच्छा, लेट्स से ब्लॉक ने लगाया, आपने कहा ब्लॉक लगाएगा। ब्लॉक ने अगर फ्रिक्शन फोर्स 20 kg पे
लगाया तो कितने लगाएगा? मान लीजिए यहाँ 200 न्यूटन की जगह, ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, बहुत ही प्यार से बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा। मान लेते हैं इस 200 न्यूटन फोर्स की जगह पर सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता। ठीक है बेटा, अगर सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो कुछ लोग कह रहे हैं पहले फ्रिक्शन, इस 1 न्यूटन फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा फ्लोर वाला, कुछ लोग कह रहे हैं ब्लॉक वाला। मैं मानता हूं लेट से ब्लॉक वाला इस 1 न्यूटन फोर्स को बैलेंस करता है। अगर इस 1 न्यूटन ब्लॉक के फोर्स को ये ब्लॉक बैलेंस करता है, मतलब इस पे पीछे की तरफ 20 केजी पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया फ्रिक्शन का 1 न्यूटन, 10 केजी पे आगे लग गया 1 न्यूटन। तो आप क्या देखोगे, 20 केजी का ब्लॉक तो नहीं मूव किया, पर 10 केजी का ब्लॉक मजे में अपने आप मूव करने लग गया। ऐसा हो सकता है क्या? और 10 केजी का ब्लॉक अगर आगे की तरफ मूव किया तो मतलब इस पे फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए था और इस पे फ्रिक्शन आगे लगना चाहिए था। हाँ या ना? मतलब Yes, आपने sir. जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन एज्यूम किया पूरी तरीके से गलत हो गया, है ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो बेसिकली जो इस फोर्स को पहले कौन बैलेंस करेगा, पहले कौन रोकेगा, इसके मोशन को पहले कौन रोकेगा? ये फ्लोर वाला फ्रिक्शन F2। तब अगर मैं 200 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, जब तक ये 20 केजी ब्लॉक इस F2 को ओवरकम नहीं करेगा तब तक ये आगे मूव करने की कोशिश ही नहीं करेगा। और अगर ये आगे मूव करने की कोशिश ही नहीं करेगा तो 10 केजी का ब्लॉक क्यों इससे फ्रिक्शन लगाने जाएगा? हाँ या ना? हाँ सर। Yes. इस केस में क्योंकि Yes, sir. 200, ध्यान दीजिए, तो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता था आपसे कि ये 200 न्यूटन की जगह 50 न्यूटन दे रखा है, बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? तब बोलोगे अरे ये जो 50 न्यूटन है तो 60 न्यूटन से भी कम है, इसलिए ना ये मूव करेगा ना वो मूव करेगा, दोनों रेस्ट पर रहेंगे, है ना? एक क्वेश्चन तो ये बन सकता था, राइट? यस सर। अब बोला नहीं, फोर्स जो है वो 60 न्यूटन से ज्यादा है। ठीक है भैया, तो मतलब कि ये जो फ्रिक्शन है F2 ये इसको रोकने के लिए सफिशिएंट है क्या? नहीं है। ये F2 20 केजी ब्लॉक को रोकने के लिए सफिशिएंट है क्या? नहीं है। मतलब F2 अपना पूरा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लग जाएगा, दैट इज 60 न्यूटन। कोई दिक्कत? नो सर। एंड No, sir. इफेक्टिवली माय क्वेश्चन हैज इज सिंप्लीफाइड टू कि नीचे वाला ग्राउंड का फ्लोर्स में 200 में जोड़ देता हूं तो आ जाएगा आगे 140 और ऊपर 10 केजी का ब्लॉक, नीचे स्मूथ सरफेस मान लो क्योंकि इसका फ्रिक्शन का फोर्स हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। हाँ या ना? हाँ सर। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया ना दिमाग में अपने? यस सर। हालांकि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि इफेक्टिवली दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आर सेम। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे नहीं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो अब देखिए, क्योंकि 200 न्यूटन 60 न्यूटन से ज्यादा है इसलिए 20 केजी का ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, है ना? ये आगे जाएगा तो इसको 10 केजी ब्लॉक रोकेगा। अबे कहां जा रहा है, रुक जा। तो 10 केजी का ब्लॉक 20 केजी के ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगा, अरे मूव नहीं कराएगा, सॉरी। ये 10 केजी का ब्लॉक 20 केजी ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ F1, बदले में 20 केजी ब्लॉक 10 केजी ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा आगे की तरफ F1। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। अब ये F1 लिमिटिंग है, स्टैटिक है, काइनेटिक है, हमें नहीं मालूम, है ना? सो एक सेकंड। सो क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये, एक सेकंड गौतम दा, हाँ, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है कि काइनेटिक है, हम लोग यहाँ पे अब केसेस बनाएंगे। हम लोग केस 1 बनाएंगे
केस वन हमेशा मैं स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मानता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन डिफरेंट हो तो ऐसा हो सकता है कि आपका दोनों केस सही हो जाए, फिर आपको स्टैटिक केस वाला फ्रिक्शन वाला केस सही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में हम उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में क्यों 2 बार सॉल्व करेंगे, है ना। अगर मैं पहले काइनेटिक फ्रिक्शन का केस सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन का केस सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का केस सॉल्व कर रहा हूं तो मैं बिना काइनेटिक फ्रिक्शन का केस सॉल्व किए भी आंसर बता सकता हूं, ठीक है। अगर मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस सही आता है तो आई विल बी वेरी श्योर कि हाँ यही आंसर है। बट अगर मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन वाला केस सही आता है देन आई कांट बी श्योर कि ये सही है, हो सकता है स्टैटिक वाला केस पहले ही सही हो जाए। मतलब मैंने आपको याद है क्वेश्चन कराया था ऐसा, भूल गए होगे आप लोग, पर एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें म्यू काइनेटिक आपका 0.5 था, म्यू स्टैटिक आपका 0.6 था, हम फोर्स आगे लगा रहे थे 55 न्यूटन, इसका मास 10 kg था। मैंने आपको एक्सेलरेशन पूछा था इसका, अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन को केस कंसीडर करते थे उसमें भी आंसर आता था 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टैटिक फ्रिक्शन का केस कंसीडर करते थे तो वो भी बोलता था हाँ एकदम सही आंसर है। होता था कि नहीं होता था ऐसा? होता था सर। किया था ना ऐसा क्वेश्चन? हाँ सर। मतलब कि और इस केस में हम लोगों ने अल्टीमेटली क्या बोला था, कौन सा केस सही होगा? स्टैटिक वाला। तो मतलब मुझे बताओ पहले काइनेटिक वाला केस सॉल्व करके कोई फायदा है? क्योंकि काइनेटिक नो। वाला सही आने के बाद भी स्टैटिक वाला चेक करना पड़ रहा है, तो बेटर है कि पहले स्टैटिक वाला ही सॉल्व कर लो, हाँ या ना। यस सर। ओके, तो हम लोग मैं इसको भी फिर से मिटा दे रहा हूं। हम लोग अब फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का केस कंसीडर करेंगे पहले, क्योंकि हमेशा पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का केस ही कंसीडर करना चाहिए। अगर मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन का केस कंसीडर किया तो मेरे दोनों ब्लॉक्स एक साथ जा रहे हैं, मैंने दोनों ब्लॉक्स को मिलाकर एक ब्लॉक मान लिया 30 kg का, मतलब सिस्टम मान लिया बेसिकली मैंने। ये तरीका क्या, सिस्टम बनाने का तरीका, ठीक है। इस पे फोर्स लग रहा है आगे 200, पीछे 60, इसका एक्सेलरेशन है a, हम बोलेंगे 200 माइनस 60 140 इज इक्वल टू 30a, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 14/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? अब मैं 10 kg का ब्लॉक कंसीडर करूंगा, पहले मैंने सिस्टम बनाया को लिया यहाँ पे, अब मैं 10 kg का ब्लॉक कंसीडर करूंगा क्योंकि मेरे को चेक करना है कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है या नहीं है दोनों को साथ में मूव कराने के लिए। तो मैंने 10 kg का ब्लॉक कंसीडर किया, मैंने बोला इसके ऊपर सिर्फ एक फ्रिक्शन लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F1, और इसका एक्सेलरेशन है 14/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा F1 इज इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन 14/3, दैट इज इक्वल टू 140/3 न्यूटन, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 40 न्यूटन। दिस इंप्लाइज F1 जो है वो लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब आपका ये वाला केस स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस गलत है। कोई आपत्ति किसी को? नो सर। समझ में आ नो गया सर। सबको? Yes, sir. यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। ओहो, अब सर क्या, कॉपी करना था। कॉपी कर लो। ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम मजेदार है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया? मजेदार है सर।
कॉपी हुआ? यस सर। ओके, सो हमारा F1 जो है F लिमिटिंग से बड़ा है, ये एकदम क्लियर बात है, ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए हमारा ये वाला केस गलत है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंसीडर अ केस जिसमें हमारा दोनों ब्लॉक अलग अलग जा रहा हो, मतलब कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का केस कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सिर्फ क्योंकि दो ही केसेस में मेरे काम चल रहा है, मैंने स्टैटिक और काइनेटिक से काम चला लिया, नहीं तो ऐसे मानना पड़ता है A1 ग्रेटर देन A2, A1 लेस देन A2, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम में ऐसा करना पड़ जाता है, ठीक है। तो उसका अगर आप 3 ब्लॉक प्रॉब्लम कभी सॉल्व करोगे तो जिस भी बुक में वो प्रॉब्लम होगा उस बुक में उसका एक सॉल्व एग्जाम्पल भी होगा, वो सॉल्व एग्जाम्पल देखने के बाद ही सॉल्व करोगे, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन वाला केस कंसिडर करते हैं। मेरे पास जो दो ब्लॉक्स थे 10 kg और 20 kg के, उन दोनों पर फ्रिक्शन लगेगा और इस बार जो फ्रिक्शन है वो नोन होगा। एक्सेलरेशन अननोन, एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग हो जाएगा पर फ्रिक्शन जो है दोनों का नोन होगा, क्योंकि इस पे हमने 200 न्यूटन का फोर्स आगे लगाया था और हमने देखा था पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 60 न्यूटन का लग रहा है। इसके बाद हम ये कहेंगे कि यार होगा तो यही कि ये एक्सेलरेट करेगा, A2 बोलते हैं उसका एक्सेलरेशन, और जो क्योंकि ये आगे जाएगा इस वजह से इस पे फ्रिक्शन लगेगा, तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ये फ्रिक्शन जो है अपनी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर लगेगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो चुका है और दोनों का म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक सेम है। तो फ्रिक्शन जो है वो कितना है, 40 न्यूटन का फ्रिक्शन है, 40 न्यूटन का फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं ऊपर वाले का एक्सेलरेशन A1 मान लेता हूं तो मैं क्या लिखूंगा 10 kg ब्लॉक के लिए। 10 kg के ब्लॉक के लिए बहुत सिंपल सी बात है, 40 इज इक्वल टू 10 A1, है ना। दिस इंप्लाइज A1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक मूव कर ही नहीं सकता। 20 kg के ब्लॉक के बारे में बात करें तो 20 kg का जो ब्लॉक है इसके ऊपर क्या लग रहा है, आगे 200 पीछे 60 और 40, मतलब कि 200 माइनस 60 माइनस 40 इज इक्वल टू मास है 20 इंटू एक्सेलरेशन A2। दिस इंप्लाइज 100 इज इक्वल 20 A2, दिस इंप्लाइज A2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आपने दोनों एक्सेलरेशन निकाल लिए, ऊपर वाले का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे वाले का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने देखा हाँ भैया A2 जो है वो A1 से बड़ा आ रहा है, जो कि हमारा एज्यूम्ड केस था, उसी के हिसाब से हम लोगों ने फ्रिक्शन एज्यूम किया था। A2 A1 से बड़ा होगा तभी तो इसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा और उसमें फ्रिक्शन आगे लगेगा, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है, कुछ डाउट रह गया है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, पक्के से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आधा अधूरा समझ लिया ना, दोबारा से देखेंगे थोड़ा बहुत जो बचा हुआ वो भी समझ में आ जाएगा। एक अगर उसमें भी पूरा क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और देख लेंगे, पूरा का पूरा 2 ब्लॉक प्रॉब्लम आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. ओके यस सर। ओके, तो अब हम लोग फिर से एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था ना वहां पे चलते हैं, बाकी तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो ध्यान रखो, हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रखा, राइट, है ना, है ना। Yes, sir. हाँ सर। तो मैं इसी का एक और वेरिएशन दिखाऊंगा आपको। इस फोर्स को मैं F1 कह दे रहा हूं, लेट से ये फोर्स तो 400 न्यूटन है, पर यहां पर एक और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ
फ्रिक्शन नहीं, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ F2, और F2 आपका 100 न्यूटन है। अब आपको बताना है कहाँ पे कितना फ्रिक्शन लगेगा या स्ट्रिंग में टेंशन कितना है ये बताइए, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना, इसमें आपको थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है देखा जाए तो। कैसे? यहाँ का मुझे पता है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो 80 होगा, और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा कितना 140। ये तो अपन लोग ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं ना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, बट ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं ना कि यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है 140 है, यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन 80 है। अपन जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम ये वाली कैलकुलेशन कर चुके थे, राइट? यस सर। आप देखो ना 200 इंटू 0.7, 100 इंटू 0.8 आ गया ना। यस सर। अब देखो इधर फोर्स है 400 न्यूटन का, इधर है 100 न्यूटन का। एक्सेलेरेशन होगा तो इधर ही होगा, है ना? हाँ सर। और इन दोनों का सम कितना है 220, यहाँ 400, यहाँ 100, टोटल कितना 300, राइट? तो 300 जो यस सर। 220 से ज्यादा है, मतलब ये जो फ्रिक्शन की जो भी औकात है सिस्टम को रोकने की, उससे ज्यादा फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है सर। तो दोनों एक्सेलरेट करेंगे ही करेंगे, है ना? हाँ सर। तो इसलिए दोनों में फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें पता है और फ्रिक्शन की वैल्यू भी पता है हमें एग्जैक्टली। यहाँ पे 140 लगेगा, यहाँ पे 80 लगेगा, हमारा आसानी से दोनों को सॉल्व करके टेंशन निकाल सकते हैं, राइट? इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। मतलब नो सर। बेसिकली क्या बोलेंगे, 400 माइनस 40 इज इक्वल टू 20, सॉरी गलत बोल दिया मैं, 40 कहाँ से आया? 400 माइनस 140 माइनस t इज इक्वल टू 20a, एंड t माइनस 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 10a। यही होगा ना? दोनों को जोड़ देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे तो टेंशन भी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो आसान क्वेश्चन है ना? यस सर। बट क्वेश्चन डिफिकल्ट कब होगा? अगर यहां पर एक और कारनामा हो जाए। इसको कॉपी करना नहीं है, इसको ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? अगर यहाँ पे एक और कारनामा हो जाए, ये जो पीछे वाला फोर्स तो है ना, पीछे वाला जो फोर्स है वो 100 न्यूटन की जगह अगर 200 न्यूटन हो जाए, तब ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा परेशान करेगा, टेंशन टी निकालने वाला, क्योंकि उस केस में मल्टीपल आंसर्स है। या 300 न्यूटन हो जाए तब भी परेशान कर सकता है। ऐसे में क्यों परेशान कर सकता है? क्योंकि सोचो टोटल फोर्स तो 200 न्यूटन हुआ, वो 120 न्यूटन को ओवरकम करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। ये तो अपन डायरेक्ट पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते यहां तक? पहुंच सकते हैं सर। ओके। अब इसके रेस्ट में रहने के लिए तरीका देखिए। एक पॉसिबिलिटी तो ये है बेटा 20 kg ब्लॉक पर कि आपने 400 न्यूटन आगे लगाया, इधर फ्रिक्शन लगा 140, इधर लग रहा है टेंशन T इज इक्वल टू 260, इधर टेंशन लगा 260, इधर लगा 200, और इधर लगा फ्रिक्शन 60। फ्रिक्शन जो है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से यहाँ पे कम लगा। एक तो ये तरीका पॉसिबल है ना? हाँ या ना? हाँ सर। एक और ये भी तो पॉसिबिलिटी है, इधर लगा 200, इधर लगा 70, इधर लगा 270, इधर लग रहा है 400, और इधर का फ्रिक्शन जो है वो 140
30 लगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी, इसमें भी तो सारे सारे चीजें सेटिस्फाइड है, हाँ या ना? हाँ सर। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका इधर 200 है, नीचे 80 है, यहाँ पर आपका जो फ्रिक्शन है वो 120 है, ये 400 है, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 280 बचेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो बेसिकली यहाँ पे 60 से लेकर 80 के बीच में कुछ भी फ्रिक्शन हो सकता है, यहाँ 140 से लेकर 120 के बीच में कुछ भी फ्रिक्शन हो सकता है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखो, एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं है, बट क्वेश्चन अगर कभी ऐसा आ जाए तो आपको करना क्या होगा मैं ये बता देता हूँ। आपको करना ये होगा कि जिधर फोर्स ज्यादा है ना उधर से कहानी शुरू करिए, ठीक है? तो 400 न्यूटन का उधर फोर्स लगा, पहले यहां पे फ्रिक्शन लगेगा, इधर कितना लगेगा 140, उसके बाद टेंशन लगेगा, टेंशन कितना आया 260, फिर इस पर टेंशन लगा 260, इधर फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन, इधर फ्रिक्शन लगेगा 60 न्यूटन, ये आपका आंसर होगा। बेसिकली जिधर फोर्स लग रहा है ना उधर से क्वेश्चन शुरू करेंगे, उधर वाला फ्रिक्शन पहले लगाएंगे, फिर टेंशन लगाएंगे, फिर टेंशन का यूज करते दूसरे ब्लॉक पे फ्रिक्शन निकालेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? लेकिन वहीं अगर 2 की जगह 3 ब्लॉक ऐसे हो जाए और सिस्टम रेस्ट पे आ जाए ना तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस आते नहीं है, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स ऐसे क्वेश्चंस के पॉसिबल हो जाते हैं, ठीक है? अगर आएगा तो मल्टीपल करेक्ट में आ सकता है। समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई खास अंतर नहीं है, दिख रहा है? हाँ है ना? यस सर। समझ में आई बात? तो इसको आप खुद से ट्राई करोगे? अब तो हो जाएगा ना ये, कि नहीं होगा? इमेजिन करो ना यार, ये ऐसा सिचुएशन है, यही ना सिचुएशन, क्या यार? Yes, sir. तो बस ठीक है, फिर Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आई एम होपिंग कि आप सब लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपसे ये वाला क्वेश्चन के अलग अलग केसेस डिस्कस कर दिए हैं। हाँ, आपको ये वाला क्वेश्चन भी अगर शुरू करना हुआ, मान लीजिए टेंशन निकालना है, तो किधर से शुरू करोगे? जिधर का mg sin थीटा ज्यादा होगा उधर से। अच्छा, मैंने ब्लॉक के मासेस कुछ अज्यूम किए थे ना यहाँ पे, 10 kg 20 kg शायद अज्यूम किया था, राइट? यस सर। हाँ, इधर ये मैंने शायद 20 kg लिया था, इसको शायद 10 kg लिया था, जो भी है उसको लेकर ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सॉरी, मतलब जैसे वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना लिमिटिंग सेक्शन वगैरह निकाल के, वैसे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, कुछ इसमें नया नहीं है, ठीक है बेटा? हाँ सर। जिधर का mg sin थीटा ज्यादा होगा उधर से क्वेश्चन आप शुरू करोगे। तो फ्रिक्शन क्लियर है आप लोगों का? Yes, sir. फ्रिक्शन के रीजंस क्लियर हैं? Yes, sir. मेनली 2 रीजंस हैं, एक नहीं है, 2 रीजंस है मेनली, और भी पॉसिबिलिटीज हैं बट मेनली 2 रीजंस है, राइट? कौन कौन सी? एक इंटरलॉकिंग, दूसरा क्या है? Electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस, बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग वाला इश्यू आ जाता है, ठीक है? क्लियर है बेटा? यस सर। और अगर सरफेसेस को मैं स्मूथ करता जाऊं तो फ्रिक्शन कैसे बिहेव करता है? डिक्रीज पहले होता है घटेगा, फिर फिर इंक्रीज करने drastically लगता है। पहले increase डिक्रीज करेगा. होता है फिर इंक्रीज होता है। तो आपका फ्रिक्शन चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। ओके, फिर मैं एक बार यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ।